हाँ बच्चों, अब बस 2-4 टॉपिक रह गए अपने अदर सोर्सेज के, फिर अपना ये चैप्टर भी खत्म, अपने 5 हेड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो उससे पहले वाला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस भी आपके हो गए। अब मेरी बात सुनो, अब 2-3 पॉइंट छोटे छोटे रह गए हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा वो पॉइंट है, प्लीज सुनिएगा। क्या है, अभी जो लास्ट वीडियो से तक क्वेरी क्या थी बच्चों की कि सर आप जो कहते हो कि भाई इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम टैक्सेबल होगी, ये ऐसा ये अमाउंट है, इतने रुपए टैक्सेबल होगा, तो अगर कभी एग्जाम में खर्चा दे रखा है तो उसका क्या सर? ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट डे से कहता है कि हम टैक्स लेंगे इनकम पर। इनकम मतलब जो पैसे आप कमाते हो, तो जिस एक्ट का बेस यही है कि टैक्स इनकम पे लगेगा, तो वो इनकम कब आएगी? जब आप जिस भी तरीके से पैसे कमाते हो उसमें से क्या लेस कर दे? खर्चे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की इनकम आए, कैजुअल इनकम को छोड़ दो, किसी भी प्रकार की इनकम आए, उसमें से उस इनकम से रिलेटेड खर्चे क्या करोगे? लेस, तभी जाके तो इनकम आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जैसे कि अभी क्वेश्चन में था कि भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, लेकिन बैंक वाले 2% चार्जेस लेते हैं, 2% चार्जेस लेते हैं, तो 200 रुपए बैंक चार्जेस लग गया। ठीक है, तो अब आपने कहा कि सर इनकम कितनी आएगी? 9,800 रुपए। इसी प्रकार से एग्जाम में आता है, मान लो जैसे क्वेश्चन है आपने सॉल्व किया था कि ये बिल्डिंग मैंने मिस्टर एक्स से 40,000 में किराए पे ली है, लेकिन ये बिल्डिंग में चला नहीं पा रहा, और मैंने क्या किया, फर्दर किसी को 50,000 में किराए पे दे दिया। तो ये सब लेटिंग हुई ना मेरी तरफ से, और सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती है, लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, तो सब लेट करना मेरा बिजनेस नहीं है, तो मेरी इनकम अदर सोर्सेज में आएगी। अब कोई मुझसे पूछे इनकम कितनी हुई, मैंने आपको किराए पे कितने रुपए में दी? 50 में। मैंने खुद ने इस बिल्डिंग को किराए पे कितने पे लिया? 40 पे, प्लस 5,000 रुपए मेरा बिजली का और पैसा लग जाता है, तो नेट इफेक्ट क्या रहा? मेरी इनकम 5,000 ही। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हुआ हो कि अदर सोर्सेज हेड की ये इनकम कमाई, तो उस इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा भी दे रखा है, वो खर्चा लेस करके ही जो अमाउंट आएगा वो इनकम कहलाएगी। ये बात शायद क्लियर होगी आपको। अब चलते हैं अपन लास्ट 2 पॉइंट पर। ये है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन एप्लीकेबल टू क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये जो प्रोविजन है, वैसे तो कोई कंपनी होती है उसकी इनकम बिजनेस हेड में जाती है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें क्लोजली हेल्ड कंपनी को ये अमाउंट जो है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब ये पॉइंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। क्या है ये पॉइंट, समझो। गवर्नमेंट को क्या पता चला बच्चों, समझना, ये ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा ये पॉइंट है। गवर्नमेंट को पता चला ब्लैक इनकम को व्हाइट पे शो करने के लिए ऐसा प्राइवेट कंपनियां कर रही है। मतलब बच्चों क्या होता है, एक जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट के पास मान लो बहुत पैसा है, आप लोगों से बहुत पैसा कमाया, और वो पैसे पे हमने टैक्स नहीं दिया। अब हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा नया इंस्टीट्यूट खोल लें। नया इंस्टीट्यूट जैसे ही खोलेंगे, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आए, तो पैसे कहाँ से आए तो बताना तो पड़ेगा पैसे कहाँ से आए। हमने तो आपसे जो पैसे कमाए उस पर टैक्स दिया ही नहीं, और आप वाले तो पैसे हमने नए इंस्टीट्यूट में लगाए। तो अब हमने क्या चाल खेली, हमने एक प्राइवेट कंपनी खोली जिसके शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपए मात्र। शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपए, और हम 10-15 जने जो हैं उन्होंने 10 रुपए का शेयर 20 में खरीद लिया। 20 में क्यों खरीदा पता बच्चों? ताकि कल कंपनी से ये पूछा जाए, क्योंकि अब तो इंस्टीट्यूट कंपनी चलाएगी, तो नोटिस आएगा कंपनी के पास कि पैसे कहाँ से आए, तो कंपनी कहेगी शेयर इश्यू किए। शेयर इश्यू किए किस किस को किए? ये 20 जनों को किए। कितने रुपए में किए? 20 रुपए में किए, जबकि वैल्यू तो 10 रुपए थी फेस वैल्यू। तो अब कंपनी तो बच गई, कंपनी ने कहा ये देख लो हिसाब हमारा, शेयर इश्यू किए थे, लोगों ने पैसे दिए, हमने लगा दिए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर फंस गया। तो गवर्नमेंट कहती है हमारे बात गल नहीं रही है कि किसी कंपनी के जिसके शेयर की वैल्यू 10-12 रुपए है, लोग उसको 20-20 रुपए 33 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये क्लियर है कि ये कंपनी जरूर अपनी ब्लैक इनकम को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये चाल खेल रही है। पब्लिक कंपनी में पॉसिबल नहीं है, वहां हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं,
प्राइवेट में हो सकता है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बना, सुनो, गवर्नमेंट कहती है ये क्लोजली हेल्ड कंपनी पे ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा, इफ इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। मतलब पहले चेक करो, एग्जाम में पहले तो आएगा प्राइवेट कंपनी है या नहीं, ये चेक करो। फिर लिखा हुआ आया इश्यू प्राइस जो है वो है मान लो 15 रुपए और फेस वैल्यू जो नॉर्मली 10 रुपए ही होती है। तो जैसे ही पता चला कि फेस वैल्यू से ज्यादा इश्यू प्राइस है, ये प्रोविजन लग गया, लगा दिया, प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। अब बात आती है टैक्सेबल कितना होगा। टैक्सेबल कितना होगा, गवर्नमेंट कहती है क्या इश्यू प्राइस जो है आपकी एफएमवी से भी ज्यादा है, मतलब आपकी शेयर्स की वैल्यू निकाली, वैल्यू कैसे निकालते हैं 11th 12th क्लास में खूब सीखा है, नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये वैल्यू निकालने का तरीका होता है ना। उसमें एफएमवी आएगी, आपके तो एग्जाम में दी भी आएगी 12 रुपए। गवर्नमेंट कहती है 12 रुपए का शेयर लोग 15 में ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा मनी और कुछ नहीं है, ब्लैक मनी है जिसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 3 रुपए कंपनी को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पहले तो प्रोविजन लगेगा या नहीं, ये प्रोविजन सेक्शन वाला कब लगेगा, जब आपकी कंपनी की इश्यू प्राइस किससे ज्यादा हो, फेस वैल्यू। पहले तो चेक करो, ज्यादा है तो फिर अब टैक्सेबल कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे कि सुनो, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। इश्यू प्राइस, ये फेस वैल्यू, ये एफएमवी। इश्यू प्राइस 12, फेस वैल्यू 10, एफएमवी 11। इश्यू प्राइस 12 या मान लो 9, फेस वैल्यू 10, ये 8। इश्यू प्राइस 11, फेस वैल्यू 10 और फेयर मार्केट वैल्यू 12। ये 3 पॉइंट। पहला केस, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रोविजन लगेगा। अब बात आती है टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल होगा 12 माइनस 11, तो आपका आंसर आएगा 1 रुपए कंपनी को टैक्सेबल होगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं है, भले ही इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा क्यों ना हो, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं है, प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, प्रोविजन लग गया, अब टैक्सेबल कितना होगा, इश्यू प्राइस माइनस एफएमवी, माइनस में वैल्यू आ रही है, मतलब ज्यादा में नहीं कम में बेचा है, तो आंसर क्या आएगा, प्रोविजन एप्लीकेबल बट नथिंग शैल बी टैक्सेबल। समझ में आया, ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर हुआ, शायद ये समझ में आया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ये पॉइंट क्या है, वैसे तो ये एक तरह से क्या बोलते हैं, इनकम छुपाने का, टैक्स इवेजन का तरीका होता है, लेकिन डिविडेंड आपके अदर सोर्सेज में, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सुनिएगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग मतलब, मेरी बात सुनिए बच्चों, 1 महीने बाद मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, मुझे पैसे मिलने वाले, मुझे अच्छे से पता है, उस दिन जो मालिक होगा कंपनी उसी को पैसे देगी और उसी को वो इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, मैंने एक चाल खेली, मैंने क्या चाल खेली, मुझे 1 महीने बाद का पता है, मैंने आज ही वो शेयर, वो इन्वेस्टमेंट किसी के नाम कर दिए, मेरे दोस्त के नाम पे कर दिए, उसको मैंने बोल दिया कि अभी मैं तेरे नाम पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महीने भर बाद मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी से इनकम आएगी, वो तेरे नाम पे दिख जाएगी, और जैसे ही इनकम आएगी तेरे नाम पे शो होने के बाद 15-20 दिन बाद वो इन्वेस्टमेंट वापस मैं ले लूंगा। चाल समझ में आ रही है, चाल है उस पर्टिकुलर डेट की, उस डेट को मालिक किसी और को बना दिया उस शेयर्स का या इन्वेस्टमेंट का, और बाद में वो शेयर इन्वेस्टमेंट मैंने वापस उससे ले लिया। ठीक है, ताकि चीज मेरी पास रही और वो इनकम उसको टैक्सेबल हो गई, उससे मैंने बाद में पैसे ले लिए होंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर हमें पता चला, सुनो, रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, ये रिकॉर्ड डेट है। अगर गवर्नमेंट ने, कंपनी ने आपको एक डेट बता दी 1 जुलाई, कि जो 1 जुलाई को मालिक होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, उसको ये इनकम मिलेगी, और आपने क्या चालाकी करी, 1 जुलाई से जस्ट पिछले 3 महीने में वो शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में गवर्नमेंट को पता चला, इस टाइम पीरियड में आपने किसी और को मालिक बना दिया। 1 जुलाई को मालिक कोई और था, ट्रांसफरी था, और फिर बाद में मालिक बनाने के बाद विद इन 3 मंथ्स वो शेयर वापस उससे ले लिए।
मतलब 1 अक्टूबर के पहले पहले। इन 3 महीने में तो दे दिए और इन 3 महीने के अंदर उससे वापस ले लिए। बस कहने का मतलब 1 जुलाई को मालिक उसको बना के रखा। तो गवर्नमेंट कहती है फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स हम आप ट्रांसफरर को ही ओनर मानेंगे। ऐसा पॉइंट मैंने हाउस प्रॉपर्टी में भी बताया। हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी दिखाता है तो गवर्नमेंट कहती है वापस किसको टैक्सेबल होगा? ट्रांसफरर को। तो यहाँ पर भी ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगा अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि रिकॉर्ड डेट से पिछले 3 महीने पहले ही आपने वो शेयर उसको दिए थे और आफ्टर रिकॉर्ड डेट विद इन 3 मंथ्स आपने वापस ले लिए, तो उसे डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोलेंगे और वहां ट्रांसफरी को नहीं, ट्रांसफरर को टैक्सेबल। ठीक है, तो बच्चों ये सारे टॉपिक आप पढ़ो, इसका टेस्ट भी मैं लूंगा। पूरे वीडियोस वापस देखो ताकि ये ऐड आपके अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर?